हेलो गाइस, आज बात करते हैं हम सोशियोलॉजी का मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी। ये हमारा जो चैप्टर है ये बेसिकली एनएस क्लास 12th में जो बच्चे हैं सोशियोलॉजी का 4th चैप्टर होने वाला है। सीबीएसई में हो किसी भी बोर्ड में हो, अगर आपके पास ये टॉपिक है तो आपके लिए आज के टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम रिसर्च कर सके, या है ना सोशियोलॉजी के अंदर। तो ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि मेथड्स एंड टेक्निक्स की। हम जब बात करते हैं टॉपिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं हम। बेसिकली सोशियोलॉजी है क्या? ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं हम। इसमें हम डेटा का कलेक्शन करेंगे अब, जो हमें हेल्प करेगा सोशियोलॉजी के अंदर इस तरीके की जानकारियाँ लेने में, ताकि हम देखो कोई भी चीज़ में जब डाटा कलेक्शन कर लेंगे हम तो बहुत हेल्प मिलेगा। तो जब डाटा कलेक्शन हम करेंगे तो उसके कौन कौन से टेक्निक्स होने वाले हैं, यानी कि मेथड्स एंड टेक्निक्स कौन कौन से होगी, यही हम बात करेंगे कि एवरी मेथड हैड इट्स ओन टेक्निक्स। जितने भी मेथड्स होगा उसका अपना ही एक टेक्निक होने वाला। अभी हम बात करने वाले कौन कौन से टेक्निक्स होंगे वो। एंड सबसे पहला जो टेक्निक्स आता है डाटा कलेक्शन में, या हम सिंपल बताएं कि ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी में सोशियोलॉजी के अंदर स्पेशली बता रहा हूँ, वो आता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड होता क्या है? द एनालिसिस ऑफ सोशल चेंजेस इन हिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मानव इतिहास के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग आज तक क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किसके अंदर, इंसानों के बिहेवियर के साथ साथ मेन फोकस इनका होता है हिस्टोरिकल मेथड का सोशल इंस्टीट्यूशन में। समाज के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी में इनका मेन फोकस होता है उनका स्टडी करना, साथ ही सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब हिस्टोरिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो सोर्स कौन कौन से हैं इंफॉर्मेशंस के, जिसमें आता है लॉज, पब्लिक रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, डायरीज, लेटर्स। ये सारे कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हिस्टोरिकल मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है ना, ट्रैवलर्स के द्वारा जो भी अकाउंट्स वगैरह होता है, लिटरेचर, इन सभी चीज़ के द्वारा हेल्प ली जाती है ताकि हिस्टोरिकल मेथड के अंदर सभी सोशल इंस्टीट्यूशन साथ ही ह्यूमन बिहेवियर को समझा जा सके। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स, कैसे किस तरीके से इस समाज का उदय हुआ। साथ ही बात करेंगे डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये बात की जाती है मेन किसमें? हिस्टोरिकल मेथड के अंदर। अब इसके दो पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो है, जो एंशिएंट सोशलिस्ट है, जिसमें हमारा नाम आता है किसके? ऑगस्ट कॉम्टे के, जो फादर है सोशियोलॉजी के, एंड हर्बर्ट स्पेंसर के, और किसके? होब्स के। ये तो तीन बंदे ऐसे हुए जिनके फर्स्ट पर्सपेक्टिव में रखा जाता है, जिन्होंने स्पेशली इस चीज़ पे फोकस किया है। किस पे? सोशल इंस्टीट्यूशन पे, और जो किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट हुआ है इस चीज़ पे इन्होंने ये फोकस किया है। सेकंड जो पर्सपेक्टिव है इसका, वो ये पर्सपेक्टिव है जिसमें मैक्स वेबर को रखा जाता है। मैक्स वेबर की एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने बात करी कि कैपिटलिज्म पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से आया और पूरे सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा। सेकंड इन्होंने बात करी है कि किस तरीके से नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ। और थर्ड इन्होंने बात करी है कि ये जो रिलीजन है, धर्म, रिलीजन, इसका वर्ल्ड के सोसाइटी पे, वर्ल्ड के इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये मैक्स वेबर के द्वारा बताया गया, इसलिए इसको दो पर्सपेक्टिव में बांटते हैं। फर्स्ट हुआ यानी कि ये वाला जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं। सेकंड वाला मैक्स वेबर के द्वारा जो उनकी जो बुक है ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें तीन जो बात बताया मैंने आपको। कैपिटलिज्म की बात कही इन्होंने, रिलीजन्स का इंपैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी पे, है ना, एंड ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसे, वो तीन इन्होंने बात करी। तो इसके अंदर आपको ये बताना होगा, साथ ही इनके बारे में ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा था कंपैरेटिव मेथड। अब चीज़ों को बिना कंपैरेटिव करे हम आधा अधूरा ज्ञान ले पाएंगे, इसलिए जब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो जाहिर से बात है कंपेयर करो। अब क्या होता है कि शर्मा जी का बेटा नालायक है इतना, ये शर्मा जी का बेटा बहुत होशियार है, ये पता जब चलता है जब उसके आस पड़ोस का कोई लड़का उससे मार्क्स कम लेकर आ जाता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है। ये क्या कहता है ये मेथड? टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। जितने भी सोसाइटी में ग्रुप्स रहते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े ग्रुप्स हों, उनका स्टडी करना। और कंपैरिजन ऑफ रेट्स ऑफ मोबिलिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। अब ये मोबिलिटी क्या होता है? अब एक सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप्स रहते हैं उनका अपना चलन फिरन, अपना सर्वाइव का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो सभी ग्रुप्स के लोगों का ये स्टडी करना कि उनका कल्चर, उनका मोबिलिटी क्या है, ये सब बताना। ठीक है। नेक्स्ट सोसाइटीज, सभी सोसाइटीज के अंदर, है ना। अब सोसाइटीज का मतलब क्या हुआ? हम कहते नहीं है कि भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी, तो सभी सोसाइटीज की हमें बात आ रही है, डिनोट करता है वर्ड। ठीक है। क्रॉस कल्चरल, समझ आ गया आप सभी को? पूरे सांस्कृतिक चीज की कंपेरेटिव करने की ये बात करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है
सोसाइटी कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट कंपेयरिंग इट विद अदर सोसाइटी। समझ में आ गया आप सभी को मैंने क्या बताया? बिना कंपेयर करे हम किसी भी सोसाइटी को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, है? जब तक तुलना नहीं करते तो पता कहाँ से चलता है कि भाई इस सोसाइटी में ये कमी है, इस सोसाइटी में वो बेहतर है। इंडियन सोसाइटी वर्सेस अमेरिकन सोसाइटी जब हम बात करते हैं तो रिलीजन्स में, कल्चर में, इकोनॉमी में, सोशल रूल्स में, रेगुलेशंस में बहुत डिफरेंस देखा जाता है। वही चीज़ हमारा आता है कंपैरेटिव के अंदर जब हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, सोशल सिस्टम चेंज एंड डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है सोशल सिस्टम के अंदर, ये हम कर, जैसे कि आज के अकॉर्डिंग पहले क्या सिस्टम हुआ करता था। जैसे कि इंडिया की मैं बात करूं मैं, तो हमारे में कुछ ऐसी प्रथाएं, कस्टम्स हुआ करते जो कि बहुत गलत भी माना गया। जैसे कि सती प्रथा हो गया है ना, सती कस्टम काफ़ी गलत माना गया, बंद हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कस्टम, चाहे वो किसी भी रिलीजन्स में हो, किसी भी धर्म के अंदर हो, है ना। हाँ, कस्टम्स ऐसा है नहीं कि वो नेचुरली है, ऐसा तो होता नहीं है। या तो ऐसे कुछ बुरे कस्टम जो समाज की देन होती है, सोसाइटी की देन होती है, उसका स्टडी करना, और ऐसे कस्टम्स का खात्मा करना कंपेयर करके। तो इसको कंपेयर वाइज स्टडी किया जाता है ताकि टॉपिक को अच्छे समझा जा सके। ठीक है, तो किसकी बात करते हैं? सोशल सिस्टम चेंज एंड क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इसकी बात करते हैं एज अ कंपेरेटिव मेथड के अंदर। ठीक है, एंड और भी बात क्या क्या इसका चलिए और बताता हूँ। देखिए, एक बंदा है मर्कडुक, क्या नाम है उसका? मर्कडुक हैज रिटन द बुक सोशल स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसकी? मर्कडुक की। ये बंदा मर्कडुक, इसने बुक लिखी जिसका नाम था सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या कहता है इसके अंदर? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द फैमिली। इसके अंदर बात करता है सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं। अब फैमिली की हर एक पर्सपेक्टिव को जानने के लिए एक इसने अलग ही मेथड दिया इस सोशल स्ट्रक्चर नाम की बुक के अंदर, जिसमें इसने ये बताया कि सोशल स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फैमिली। फैमिली से ही मिला के पूरी सोसाइटी बनी होती है। कौन कह रहा है? मर्कडुक कह रहा है। ठीक है, फैमिली एग्जिस्टेड इन एवरीवन, सभी जगह फैमिली है और सभी की फैमिली होती है ना, ये बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हम अनाथ वगैरह को नहीं देख रहे बट उनको देख के चल रहे हैं। कंपैरेटिव मेथड इज यूज्ड टू गैदर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड रिलीजन्स। इट मीन्स एक तुलनात्मक पद्धति, इसको हिंदी में कहेंगे, है ना। तो जब तुलना की जाती है, यानी कि जब कंपेयर किया जाता है, तो एक कंट्री के दूसरे कंट्री के सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन्स और सोसाइटी के सभी उन नियमों और रूल्स को देखा जाता है जो हमारी कंट्री में है और जो उनकी कंट्री में है। तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है। यही कंपेयर कर रहा है यहाँ पे मर्कडुक। एक फैमिली का दूसरी फैमिली से कंपेयर करने की बात की जा रही है, जो कंपेरेटिव मेथड के अंदर एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है। कंपेरेटिव मेथड स्टडी ऑफ ग्रुप and institutions in order to examine similarities and difference। यानी कि क्या एक फैमिली या एक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी सिमिलरिटीज पाई जाती है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानने की कोशिश की जाती है कंपैरेटिव मेथड के अंदर। तभी इसका नाम कंपैरेटिव मेथड है। जाहिर सी बात है कि मेरे में क्या है और आप में क्या है, ये जानने की कोशिश की जाए कंपेयर में, तभी हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो चीज को। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन क्या है? द कंपैरेटिव मेथड इज वन वे ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। समझ में आया आप सभी को? सबसे ज़रूरी चीज़ है हाइपोथेसिस के जानने में, सबसे बड़ी बात है कंपैरेटिव मेथड हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब बात आता है दुर्खिम की। दुर्खिम ने जैसे कि कंपेयर किया था, याद करो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि दुर्खिम ने बताया था किस तरीके से लोग सुसाइड का रेट जो है वो रेशियो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, चाहे वेस्टर्न सोसाइटी हो या इंडियन सोसाइटी हो, एशियन, अफ्रीकन, है ना, साउथ अमेरिकन, सभी जगह कैसे किस तरीके से बढ़ा है, ये दुर्खिम ने बताया। इन द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड सिग्निफिकेंस ऑफ द मेथड, इसने इसका बहुत ज़रूरी माना और इसमें ये इसने कंपेयर किया कि किस तरीके से सुसाइड का जो रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड आता है द एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ये मेथड देखो, हिस्टोरिकल मेथड और कंपैरेटिव मेथड, उन दोनों मेथड के बाद बात आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये एक्सपेरिमेंट करता है, ये चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है। क्या बोलते हैं जब बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री भाइयों पढ़ते हैं तो बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। एक्सपेरिमेंट इट मीन्स प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो ये भी बात करते हैं प्रैक्टिकल की। ठीक है, चलिए जानते हैं ये करते क्या है। देखो, एड्स न्यू वेरिएबल डायमेंशंस टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो ये एक नया सिस्टम आया जो वेरिएबल है, वेरिएबल सिस्टम देने की बात करता है। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं पहले, ये देखिए, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ दिस न्यू डायमेंशंस ऑन द प्राइमरी ग्रुप।
फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप के बारे में जानने के लिए हमें जो अपने द्वारा जो हमने लिखा है, जो हमारा डाटा है, हम उसका यूज करते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप में जानने के लिए हम अदर डाटा यूज करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम ये यूज करते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इस चीज़ के लिए हम देखते हैं। अब वो ऐसा क्यों है, ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में हो, स्पेशली इसी चीज़ की बात की जाती है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, डैनियल जो कि इंग्लैंड का रहने वाला है, ये पता लगाना चाहता था कि अगर इंग्लैंड में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है तो कहाँ तक है, ठीक है, और लोगों में किसने कंपेयर करना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन इसके लिए इसने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इस बंदे ने, डैनियल ने 1965 के अंदर क्या क्या 3 बंदों को देखा, यानी 3 बंदों को, 3 पर्सन, अलग अलग कंट्रीज, एक इंग्लैंड का था, एक हंगरी का और एक स्विट्जरलैंड का। तीनों ही अपने रेजिडेंट्स के मामले में, अपने जॉब्स के मामले में इक्वल थे, और तीनों को ही इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज था। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, जब तीनों का ये एक्सपेरिमेंटल वे से जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो इंग्लैंड का बंदा था वो अदर जो 2 बंदे रहे उनसे बेहतर अपना डेवलपमेंट कर पाया। साथ ही दूसरे नंबर पे हंगरी का, फिर स्विट्जरलैंड का रहा, यानी कि जो इंग्लैंड का था उसने सबसे ज़्यादा सफलता पाई, और जो हंगरी का था उसने इंग्लैंड वाले से कम, और जो स्विट्जरलैंड वाला था उसने सबसे कम सफलता पाई। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो किसी भी देशों के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट वैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आया है, तो ये हमें हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली चीज़ों को हमें बताता है। जैसे कि डैनियल का मेथड है 1965 के अंदर, जैसे इसने 3 कंट्रीज़ के अलग अलग 3 देशों के लोगों को लिया, फिर इसने देखा जिसमें इंग्लैंड के एक जो बंदा रहा उसने तेज़ी से अपना विकास किया, यानी सक्सेस पाया। ये आपको बताना है, ठीक है, आपने जल्दी अचीव किया उसने गोल। नेक्स्ट क्या है कि मेरसन एक बंदा है, मेरसन ने क्वेश्चन पूछे, यानी कि एक्सपेरिमेंट मेथड में ही आता है, जो कि प्रैक्टिकली है ये। अभी आप बताओगे हाँ ये भी प्रैक्टिकली है। इसने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ये पूछा कि सोसाइटी के अंदर लोग ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, इट मीन्स कोई ऐसा व्यवहार क्यों करता है, कोई ऐसा व्यवहार क्यों करता है। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा सा दिया, और एक क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छा सा पूछा। इनका ये कहना था कि मान लो कि एक चेयर पे एक बंदा बैठा हुआ है, लेकिन उसी चेयर पे बैठने के लिए और भी बंदे आ गए, इनफैक्ट और जो चेयर्स थी वो खाली पड़ी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कभी होता नहीं है कि चेयर पे बंदा बैठा हुआ लेकिन हमें उसी चेयर पे बैठनी है, उसके बगल में चेयर्स खाली है, फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे ऐसे इसने क्वेश्चन पूछने इन्होंने स्टार्ट किए, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने बताया कि ऐसा बाई नेचुरली है, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड के अंदर, जब हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करके उसका पता लगाते हैं, ठीक है। एंड हैव यू एवर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आपने कभी चलते हुए देखा भी होगा, है ना। एंड नोटिस भी क्या होगा ना, वेयर पीपल सिट व्हेन दे कम इन, यानी कि जहाँ पे कोई पहले बैठा हुआ है वहीं पे वो बैठना चाहता है, ऐसा यहाँ पे कुछ बताया गया है, ठीक है। Have you ever tried to see what happens when you try to say a table when there are other ones free? वही वाली बात है यार, जब अलग से कोई सीटें खाली भी है फिर भी वो इंसान वहीं पे बैठना चाहता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए मेरसन के द्वारा, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकली लगे, और ये सच में बाय नेचुरली होता भी है ये। इसलिए मेरसन ने ये कहा कि जब कोई घटना इसलिए घटती है क्योंकि वो जगह किसी और की होती है, लेकिन वहाँ पे आना कोई और चाहता है। इसका मतलब ये हुआ, जब यानी कि मान लो जो मेरे राइट में है वो मेरे लिए है, अब उस जगह पे कोई और आना चाहेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई घटना घट जाएगी। ये बताना चाहता है मेरसन इस एग्जाम्पल के द्वारा। वहाँ पे कोई बैठा और है, दूसरा आके उसी जगह बैठना चाहता है, बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो घटना पक्का घटती है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है बंदा, और बाय लकली यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिस्ट मेथड। ये कौन सा है? फंक्शनलिस्ट, काम करने वाला, कार्य क्षमता के बेस पे बताया जाता है। अब दोस्त इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में होता है कि लोग किस तरीके से अपना कार्य करते हैं और कार्य क्षेत्र उनका क्या होता है, पूरी स्कोप चीज के बारे में इस मेथड से पता लगाया जाता है, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट मेथड्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड बायोलॉजी है। जीव विज्ञान, इंसान का विकास कैसे हुआ, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था ना कि पेड़ों से एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही सेम यही बात करता है। इसके अंदर और भी है थिंकर जिन्होंने अपना इसमें
व्यूज दिया है। जैसे दोस्तों ब्रोनसिला हो गया, रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इस मेथड को यूज किया और इसके डेवलपमेंट में काफ़ी अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया है। एफिशिएंट मीन्स की बात करते हैं, एक इंसान की कितनी एफिशिएंट होती है, एक कोई भी कार्य करने की क्षमता क्या है, उसकी क्षेत्र क्या है, ठीक है। फंक्शनलिटी की बात की जाती है तो फंक्शनलिटी बात होगी या फंक्शनिंग हो गया, दोनों ही बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सोशोलॉजी वाज फर्स्ट मेंशन, यानी कि दोस्तों सोशोलॉजी के रूप में पहली बार इसका मेंशन 1920 सेंचुरी में किया गया था। और किसके द्वारा, दुर्किम के द्वारा और तालकोट पर्सन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसको यूज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड हार्वर्ड स्पेंसर वगैरह इन्होंने जैसे कि जीव विज्ञान की बात करते हैं, जैविक के रूप में बायोलॉजिकल रूप से किस तरीके से मानव का विकास हुआ, इनके डेवलपमेंट के बारे में बताया। एंड यहाँ पे एक मटन बंदा है, मटन ने भी बताया किस तरीके से जो यानी कि जो हम कहते हैं बायोलॉजिकल इक्वलिटी पाई जाती है लोगों के अंदर, ये बिल्कुल ही अलग है ना, लोगों का अपना भी नेचर भी अलग होता है। तो ये सब कुछ फंक्शनलिस्ट मेथड के अंदर बात की जाती है, एक कार्य क्षमता क्या है इंसान की, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जो फंक्शनलिस्ट मेथड है वो बताते हैं सोसाइटी के अंदर लोग काम करने के लिए मेथड कौन सा यूज करते हैं। जिसमें एक बंदा आया मटन क्या कहता है, मटन ये कहता है कि सोसाइटी में सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कोई भी लोग कैसा भी काम करे तो दूसरे पे इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए इंसान हमेशा अपनी भलाई के लिए ही काम करे, जो कि फंक्शनलिस्ट मेथड के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड का मतलब होता है जब हम किसी भी एक स्पेशल एरिया से हम कोई भी डाटा कलेक्शन करते हैं ताकि उस एरिया के बारे में हम नॉलेज गेन कर सकें। तो इसमें क्या करते हैं, हम कलेक्शन ऑफ डाटा का काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर किसी भी एरिया से ले सकते हैं, ठीक है। स्टडीज एंड डिस्क्राइब एज दे एग्जिस्ट, अब उसके बारे में हम उसे डिस्क्राइब करते हैं। एंड द टेक्निक्स यूज इन दिस मेथड क्या होता है, सोर्स ऑफ डाटा, यानी कि हम यूज करते हैं इसमें सर्वे के रूप में या कोई भी ऐसा डाटा हम जो मतलब कि ऑथेंटिसिटी उसकी हो, है ना, उसको हम कलेक्शन करेंगे, देन उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अब मेन टॉपिक हमारा आता है क्या, सोर्स ऑफ डाटा। हमने बात तो कर ली, यानी कि हम डाटा कलेक्शन करेंगे, तो डाटा कहाँ से और कैसे कलेक्शन करेंगे, तो हमारा अब टॉपिक आता है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो बहुत इजी है, बस आपको सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। सोर्स ऑफ डाटा, देखिए सोशोलॉजिस्ट मेक यूज ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इन रिसर्च। आपको यहाँ पे देखना है प्राइमरी और सेकेंडरी दो डाटा यूज किया जाता है। इनिशियली डाटा आर दोज दे कलेक्ट देमसेल्व्स, वैसे डाटा जो खुद से ही कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा, क्लियर है, चलिए। एंड सेकेंडरी और सेकेंडरी डाटा आर दोज दैट रिसर्चर्स ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक एक वर्ड को अच्छे समझो, ठीक है। जो अदर रिसोर्सेस या अदर फॉर्म से यूज या कलेक्ट किया जाता है उसको सेकेंडरी डाटा करते हैं, और प्राइमरी डाटा जो हम खुद से ही यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हमारा खुद से लिखा गया है, हमने खुद से ही उसको रिसर्च किया है, वो प्राइमरी डाटा है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो सेकेंडरी डाटा में कौन कौन से डाटा आता है, जो अदर सोर्सेस से लिया गया है, जैसे कि बायोग्राफिक्स हो गया किसी का, है ना, एंड लेटर्स हो गया, डायरीज होगी, नोवेल्स हो गया, या अपना खुद का हो तो ये भी चल सकता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आप इस तरह से डिफरेंस कर सकते हो। मैगजीन्स हो गया, है ना, न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियो ब्रॉडकास्ट वगैरह हो गया, टीवी प्रोग्राम्स हो गए, तो इससे जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं ये हमारे सेकेंडरी डाटा के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया है ना। ये आप यहाँ पे बताना है, जैसे कोई भी रजिस्टर्ड डाटा वगैरह हो गया गवर्नमेंट का, जैसे कि हम कहते हैं जनगणना करते हैं हम, है ना, एवरी जो हम करते हैं जैसे 10 सालों तक हम लोगों का पूरा जनगणना करते हैं, है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि लोगों का रिलीजन्स क्या है, उनका इनकम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ देखा जाता है। तो यही डाटा कलेक्शन करते हैं हम। अब बात करते हैं क्या टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। चलिए, अब डाटा कलेक्टिंग का जो हमारा टेक्निक है वो कौन कौन सा होने वाला है। द फ्लोइंग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्व करने की पावर हमें देता है ऑब्जर्वेशन डाटा। ये स्पेशली आता है उस समय यूज किया जाता है इसका जब हम लोगों का बिहेवियर देखना है। जैसे कि मान लो कि इलेक्शन चल रहे हैं, वो इलेक्शन में लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे लोगों का बिहेवियर क्या है, किस बात को वो सोच कर जा रहे हैं कि मुझे किस इंसान को वोट डालना है। ऑब्जर्वेशन डाटा उस चीज़ में यूज़ किया जाता है, और स्पेशली जब लोगों का बिहेवियर जानने की कोशिश की जाए, ऑब्जर्व करने की बात की जाए, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन डाटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डाटा का सोर्स सर्वे। हम अलग अलग तरीके से सर्वे से जानकारी लेते हैं,
है ना। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम केस स्टडी करते हैं तो उसकी जानकारी मिलती है। जैसे केस स्टडी मैं कर रहा हूँ स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर, तो मैं वहाँ से जो भी डाटा मेरे को मिलेगा बोलूँगा मैं। भारत के अंदर स्पेशली जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो हम केस स्टडी, जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत में लोगों का इनकम क्या है, लोग कितने हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लोगों के इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो मैंने स्पेशली लोगों के इनकम पे केस स्टडीज करना स्टार्ट किया है। पॉवर्टी रेट पे मैंने क्या किया, केस स्टडी करना स्टार्ट किया। उनको डाटा यही मिला कि भारत के अंदर पर कैपिटा जो इनकम है वो इतने रुपए है। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है, जो चंडीगढ़ के लोग हैं उनको ज़्यादा है ना। तो ऐसे ही देखा जाता है। द क्वेश्चनरीज, अब इसमें क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग। मेरे दोस्त एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ये जो ऑब्जर्वेशन आपका है पॉइंट, इसके अंदर सरंट कोस नाम का एक बंदा था, इसने 1998 में टोटल 6 टाइप्स बताए थे कि कहाँ से हम डाटा ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर। तो इसने बताया था कि खुले में करे, बाहर में करे, वहाँ से करे, यहाँ से करे, तो पूरा 6 जो इसने मेथड बताया था वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें उसका नाम लिख देना, सिंपल ऑब्जर्वेशन मेथड होता है कि ये बताना है, ठीक है। सिंपल, आपको बहुत ईजी है आपका ये। सर्वे वाला होगा केस स्टडी, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा द क्वेश्चनरीज। अब इसमें क्या होता है क्वेश्चनरी के अंदर, पता है इसमें अच्छे से प्रश्नावली तैयार की जाती है, एक टाइप में क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, और क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनके जो आंसर्स हों वो काफ़ी इजी लगे उनको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन टाइप में भी हम, जैसे होता है कि डाटा कलेक्शन कर सकते हैं उसमें, तो ये टेक्निक अलग होती है। इसके अंदर क्वेश्चंस देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर। लेकिन इसमें एक चीज़ का याद रखना चाहिए, जो नैतिक मूल्य होते हैं, है ना, हम मोरलिटी की बात, ये सब नहीं होना चाहिए उसमें। ओनली सिर्फ क्या हो, डाटा हो उसके अंदर जो हमारे काम का है। नेक्स्ट है आपका क्या, इंटरव्यू की बात की जाती है। ये पॉइंट आप हटा भी सकते हो यहाँ से, और इसके बाद दोस्तों आप इंटरव्यू कर सकते हो, है ना। ऐसे प्लेसन कर दो या आप इंटरव्यू कर दो। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर है किसी टॉपिक का जो रिसर्च कर रहा है, वो डाटा कलेक्शन के लिए उस बंदे पे खुद जाकर उससे डाटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू ले सकता है। तो इस पॉइंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, इंटरव्यू, ठीक है। तो क्या कर सकता है वो, इंटरव्यू ले सकता है, ठीक है। तो ये आपका होता है डाटा कलेक्शन का टोटल पार्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को याद करना है और पॉइंट्स को समझकर एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। आई होप दोस्तों आपको सभी पॉइंट समझ में आ चुके हैं। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें डाउट होता है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक एक पॉइंट जो मैंने बोला है उसको अच्छे से समझकर ध्यान में रखना। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और सोशियोलॉजी की वीडियोज़ के लेकर। अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।